हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 55 कवर करेंगे। इससे पहले 54 टेस्ट चल चुके हैं। यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। होपफुली आप सभी को पता होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, बाकी के 54 टेस्ट भी कवर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़िए क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन और कवर हो जाते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। प्रश्न ये है कि उपयुक्त राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है। ऑलराइट, सो ऑप्शन है 1 2 3 3 2 1 2 1 3 और 1 3 2। ठीक है, सो इसको अवरोही क्रम में लगाना, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आएगा आपका गुजरात, यानी कि सबसे बड़ा पहले लगाना होगा ना। ओके, देन सेकंड आएगा आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु का स्थान आता है। अगर बात करें सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की, तो वो कौन सा है? गोवा। ओके, नेक्स्ट, किस वर्ष में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? योर ऑप्शंस आर 1788, 1800 या फिर 1806 या फिर 1856। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1800। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया ये भी क्वेश्चन है। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा हेतु कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन 1802 में इसे बंद भी कर दिया गया था। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। तो कब बंद किया गया था? याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है सहायक संधि, चौथा मैसूर युद्ध, दूसरा मराठा युद्ध और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना। इनको क्या करना है? क्रम में लगाना है? नहीं। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल से संबंधित है, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर हुई थी? सो ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 2 और 3, या फिर केवल 2 3 और 4। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर हुई थी वो घटनाएं हैं, सहायक संधि हुई थी, सहायक संधि प्रणाली सभी को पता है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। उसके बाद चौथा मैसूर युद्ध भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर ही हुआ था। इसके अलावा दूसरा मराठा युद्ध भी हुआ था। ये नहीं, रैयतवाड़ी प्रथा से कोई संबंध नहीं है इनका। आंसर सी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया है ये भी। सहायक संधि प्रणाली जो कि 1798 में हुई थी, चौथा मैसूर युद्ध 1799 व दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं हैं। बात करें अगर रैयतवाड़ी प्रथा की प्रणाली की, तो इसकी स्थापना 1820 में हुई थी और स्थापना का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। ये उनके काल की प्रमुख घटना है, तो याद रखना रैयतवाड़ी प्रथा किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की थी? ऑप्शंस हैं अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन तथा औरंगजेब। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना की थी औरंगजेब से। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। लॉर्ड कर्जन भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय था। ठीक है, नेपाल से सीमा बनाने वाले निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए। राज्यों के बारे में बात नहीं की गई है, जिलों के बारे में बात की गई है। ऊपर से प्रश्न ये है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। ऑप्शंस एक बार दिखा देती हूँ, पढ़ूंगी नहीं ऑप्शंस को। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो कहाँ लगाना है? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लगे हुए हैं, मुझे लगता है यहाँ तक है। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच करेक्ट है आंसर, तो बी आंसर होना चाहिए। नेपाल से सीमा बनाने वाले ज़िले 7 हैं और कौन से हैं वो यहाँ लगे हुए हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। स्टॉक फॉर्मिंग
निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? जंगल में फल और जड़ी बूटी का संग्रह, कृषि और पशुपालन एक साथ करना, पशु प्रजनन फार्मों को कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी को कहा जाता है? तो ये पशु प्रजनन फार्मों को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, स्टॉक फार्मिंग। पशु प्रजनन फार्मों को स्टॉक फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। चार यहाँ पर पेयर दिए गए हैं, कुछ क्रांतियों के नाम हैं और वह किसके उत्पादन से संबंधित है? प्रश्न ये है। लाल क्रांति मार्च बोल रही हूँ, मांस उत्पादन से, रजत क्रांति, रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, भूरी क्रांति कोको उत्पादन से। सही है, लेकिन रजत रेशा क्रांति जूट उत्पादन से नहीं है, कपास उत्पादन से संबंधित है। दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से लिया गया है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, जबकि अन्य कथन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या है? FATF की ग्रे लिस्ट में अगर जो किसी भी कंट्री को शामिल कर दिया जाता है, पाकिस्तान को शामिल किया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है ये लिस्ट। तो उस पर क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। ये चीज़ सही है, आतंकवादी फंडिंग वगैरह जो करते हैं ना, तो उन कंट्रीज़ को इसमें शामिल कर दिया जाता है ताकि वो ऐसा ना करें आगे से। और अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं तो उनको क्या होता है कि जो वित्तीय सहायता मिलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंट्री को, जैसे कि IMF है या फिर ऐसे जो संस्थाएं होती हैं बड़ी बड़ी जो कि अदर कंट्रीज़ को फंड देती हैं या फिर कुछ भी, तो वो वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, इकोनॉमी से लिया गया है। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी फुल फॉर्म है FATF की, के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ओके, अब हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? ठीक है, हाँ जी, ये रे। नेक्स्ट जो है वो बात हो रही है वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना किस वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष मानकर की जाती है? काफ़ी सारे जो आधार वर्ष होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं। मान लीजिए पहले 2011 के वर्ष के आधार पर हो रही है तो वो चीज़ 2020 या 2019 के आधार पर कर दी गई। ऐसी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो वो याद रहना चाहिए। करंट के क्वेश्चंस हैं ये। 2009 से 2010, 2011 से 2012, 2015 से 2016, 2019 से 2020। तो कौन सा आधार वर्ष है इसमें से करेक्ट? वो है 2011 से 2012। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना वित्तीय वर्ष 2011-12 के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट जो है वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, गलत सुमेलित है? अम्ल दिए गए हैं और उनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है ये बताया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज़ बैटरियों के लिए किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का यूज़ उर्वरक के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज़ अम्ल राज के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ खाद्य परिरक्षण के लिए नहीं किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है छपाई वगैरह के लिए किया जाता है। ऐसी चीज़ों में इसका यूज़ होता है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी या फिर कपड़ों की छपाई, रंगाई, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। जबकि बात करें बेंजोइक अम्ल की तो वह दवा व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? प्लैटिनम, जस्ता, तांबा, क्रोमियम।
सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, यह विद्युत का सुचालक है। ठीक है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, यह भी विद्युत का सुचालक है। कौन सा कथन सही है बताना। ऑप्शन एज ऑलवेज वही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। हम बताते हैं, ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, ये चीज़ सही है और यह विद्युत का सुचालक होता है, ये भी करेक्ट है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप तो है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, ये होता है विद्युत का क्या, कुचालक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है, अतः कथन दो जो है वह असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कथन किसने कहा था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, डॉक्टर अंबेडकर, एलेन विंकसन। किसने कहा था ये कथन। तो ये बात कही थी एलेन विंकसन ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं, यह कथन गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में एलेन विंकसन ने कहा था। पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940, ये घटनाएं दी गई हैं और उनके सन दिए गए हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। काल के समय से सुमेलित करना है, केवल एक सही है, केवल दो और तीन सही है, केवल एक और तीन सही है, या फिर एक दो तीन, यानी कि तीनों सही है। पाकिस्तान प्रस्ताव मार्च 1940 में आया था, सही। अगस्त प्रस्ताव तो बिल्कुल सही है, सभी को पता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ये करेक्ट है, अक्टूबर 1940 में ही आया था। आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट, डी 1 2 3। पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। ठीक है, एग्जैक्ट डेट भी दे दी गई है ताकि कन्फ्यूज़न न रहे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर भी गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का प्रायः अभाव पाया जाता है। कांगो नदी या फिर जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। विच इज़ इनकरेक्ट। मकर रेखा मिस्र के नासिर से होकर गुजरती है क्या, नासिर झील से नहीं, क्योंकि वह कर्क है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है, न कि मकर रेखा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। कौन सी, ये कुछ चक्रवातों के नाम दिए गए हैं। ओके, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड या फिर विली। ध्रुवीय प्रदेशों की बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर इज ब्लिजर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे कि साइबेरिया, यूएसए व कनाडा में पहने वाली पवनें हैं। कुछ पवनें हैं, पवनें चक्रवात कुछ भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। इसमें मैच करना है सूची ए को सूची 2 से। ठीक है, तो ऑप्शंस तो दिखाने पड़ेंगे यहाँ तो। सबसे पहले है कोलिमो ज्वालामुखी, इसकी अवस्थिति कहाँ पर है ये हमको बताना है। इसकी अवस्थिति है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए का 4 से मैच हो जाएगा। ठीक है, मेरापी जो है, यानी कि मेरापी की अवस्थिति कहाँ पर है, ये तो पेरू में ही है। उसके बाद नहीं, पेरू में नहीं है, सॉरी गलत हो गया, ये है इंडोनेशिया में। उसके बाद है सबनकाया ज्वालामुखी, ये संबंधित है पेरू से। और कटमई ज्वालामुखी जो है ये संबंधित है अलास्का से। ए का 4 लगाया है और बी का हमने 3 लगाया है, देख लेते हैं। ए का 4, बी का 3, इन तीनों में ही है भाई, बड़ा क्रिटिकल है ये तो। ठीक है, सबनकाया यानी कि हमने सी का
दूसरा लगाया है, सी का दूसरा तो एक ही में है, तो आंसर क्या होना चाहिए? बी। डी का पहला सही है, आंसर शुड बी बी। यस, कोलंबो मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में, उसके बाद सबनकाया पेरू में और कटमई अलास्का में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किया था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली या फिर बीजू पटनायक? आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होकर आज़ाद दस्ता नामक दल का गठन किया था। वाजिद हुसैन खां, किशन महाराज, अलाउद्दीन खां और शंभू महाराज, उपयुक्त कलाकारों में से कौन तबला वादक से संबंधित हैं? तबला वादन से केवल एक, केवल दो, एक और दो, तीन और चार, कौन संबंधित है इनमें से? तबला वादन की बात हो रही है, ध्यान रहना चाहिए इस चीज़ का, थोड़ा सा कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो तबला वादन से संबंधित किशन महाराज है और वाजिद हुसैन खां है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाजिद हुसैन खां व किशन महाराज तबला वादक थे, जबकि अलाउद्दीन खान सितार वादक व शंभू महाराज पखावज वादक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इसका आंसर तो दिख ही गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क पौध अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट की बात करें तो 55 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं 55 टेस्ट अगर लगा लिए हैं तो बहुत बड़ी बात है। और हर एक टेस्ट में 25 क्वेश्चंस थे। अभी 4-5 टेस्ट से ही हमने 20 क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।